हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब आप कुछ मिनट में ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने का 100 में 100% कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो है क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर के बारे में मेनली डिस्कस किया गया है। मैं आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते जाऊंगा, आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो देखिए, दुनिया का ऐसा कोई भी चीज, पूरे दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो, यानी देखिए मास यानी क्या होता है। देखिए जैसे ये मार्कर है, ये जितना पार्टिकल से बना हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं मास। यानी उसमें मास होना चाहिए, वेट होना चाहिए, जगह को ऑक्यूपाई करना चाहिए। जिसमें ये क्वालिटी होगा उस सभी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है मैटर क्या? बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुत सारा चीज। ठीक है, ये सब मैटर है, चम्मच तम्मच किताब बुक्स वगैरह सारा कुछ मैटर है। जो भी जगह छेक रहा है, जिसका मास है यानी जिसमें वजन है, वो सब मैटर है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैटर को बांटा गया है 3 भाग में, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, देखिए वैसे तो किसी भी मैटर का 5 टाइप होता है। ठीक है, प्लाज्मा, बोसोनिकस, आइंस्टीन भी होता है। वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, बस 3 दिया, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप छोटा छोटा बूंद देख रहे हैं, छोटा छोटा गोल गोल टाइप का देख रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं, इंटरमोलिकुलर। एक बात मैं आपको समझाता हूं। इंटर यहां पे देख रहे होंगे, इंटर, इंटर का मतलब होता है बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर एक रूट वर्ड है, इंटर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। समझ में आ रहा है? वही रहेगा इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर स्पेस। समझ में आ रहा है? देखिए इंटर का मतलब होता है बीच में, सिंपल से बात समझिए। इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके बाद जो एक वीडियो डालने वाला हूं एटम के बारे में, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिफाइन में कर दूंगा। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल, बहुत ही आसानी से। ठीक है, आप बहुत आसानी से उस वीडियो में आप समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी का होने वाला है। तो चलिए, इंटरमोलिकुलर समझ में आया? यानी इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा आइटम होता है तो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल है, इसके बीच में फोर्स, ये इधर इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। ठीक है, देखिए 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल, ये आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर से बात समझिएगा। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में देखिएगा अब सारा पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरा। ठीक है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल जो थोड़ा थोड़ा दूर में, और गैस में बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। सबसे कम गैस में, थोड़ा से ज्यादा लिक्विड में। क्लियर है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, समझ में आ रहा है? और मैं आपको एक बात बता दूं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में 2-3 बात समझ लीजिए। आपके चैप्टर में आएगा काइनेटिक, आगे वाला चैप्टर में भी आएगा काइनेटिक एनर्जी। 2 एनर्जी आएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक आएगा काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ रहा है? पहले पोटेंशियल एनर्जी समझिए, फिर काइनेटिक एनर्जी समझाता हूं। दोनों समझ लीजिए, क्या कि वो आएगा ही आएगा, आगे भी आप पढ़िएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब आप एनर्जी को जमा करके अचानक से छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप तीर धनुष चला रहे हैं, तो देखिए धनुष है, उसमें आप तीर लगाए और अपना हाथ का एनर्जी को डाल रहे हैं कहां पे? धनुष में, खींचने में। बात समझ में आ रहा है? आप धनुष को खींच रहे हैं तो हाथ का एनर्जी कहां गया? इसमें, तीर में। ठीक है, तीर में खींच लिए, अब जमा कर दिए एनर्जी को, जहां पे तीर में जमा हो गया, उसके बाद तीर को छोड़े तो वो आगे गया।
बात समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब एनर्जी को जमा करके अचानक से छोड़ दिया जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये एनर्जी गति से होता है, यानी आप कोई चीज जो गति कर रहे हैं उससे जो एनर्जी बनेगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज मोशन में हो उससे जो एनर्जी बन रहा है वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बात इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पर एटम जो होता है मूव होते रहता है। जैसे गैस में एटम बहुत ज्यादा मूव होते रहता है, गैस है, गैस में एटम क्या होगा? बहुत ज्यादा मूव होगा। लिक्विड में थोड़ा सा कम मूव होगा, यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा कम मूव होगा। और सॉलिड में तो भाई एक जगह पे रुका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? तो देखिए, आपको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यानी गति से, यानी मोशन से जो एनर्जी मिले उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब भी मैंने समझा दिया। इंटर का मतलब क्या होगा? बीच में। मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा एटम हुआ तो समझ लीजिए मॉलिक्यूल। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी दो मॉलिक्यूलर के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखिए, द पार्टिकल आर अट्रैक्ट ईच अदर बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, दीज फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सॉलिड, वीक इन लिक्विड एंड वीकेस्ट इन गैस। सिंपल सी बात है, समझ में आया? आगे बढ़े दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गया होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही अगर यहाँ पे लिखा हो रहा है इंटरमोलिकुलर स्पेस, समझ लीजिएगा दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, सॉलिड में देखिए पार्टिकल बहुत नजदीक है, इसमें पार्टिकल थोड़ा सा दूर है, इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पर देखिए क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस। समझ में आ ही गया होगा। इंटरमोलिकुलर, इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, स्पेस का मतलब जगह। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर स्पेस। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस कहां पर है? देखिए गैस में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस। सबसे कम कहां पर? सॉलिड में, ना के बराबर। गैस में थोड़ा सा स्पेस है। समझ में आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर, ये देखिए 6-7 क्लास में ये नॉर्मली पूछता है, 9 क्लास में यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, सॉलिड लिक्विड के साथ बचपन से ही जान रहे होंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। देखिए सॉलिड में आपको पता ही होगा कि स्पेस जो होता है वो फिक्स रहता है, यानी एक सेम स्पेस, जो उसका स्पेस है, सेप स्पेस बोल रहा हूं, सॉरी, सेप जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे ये देखिए मार्कर सॉलिड है, ये सेप फिक्स है। तो डेफिनेट शेप लिक्विड में नहीं होता है, शेप फिक्स। लिक्विड में तो आप जिस चीज में डालिएगा उसका शेप ले लेगा, तो उसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का भी फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सॉलिड का वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा। लिक्विड का वॉल्यूम बिल्कुल होगा। आप गिलास में डालिएगा तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ना। अब सिंपल सी बात है, गिलास लिए, गिलास में आप वाटर डाल दिए, तो इसका जो जगह, जितना जगह ये छेक रहा है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा अंदर में, गिलास के अंदर में, तो उसमें होगा। मगर गैस में नहीं होगा वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? आगे उसके बाद मास, मास तो कुछ होगा, पार्टिकल से बना हुआ। मैंने आपको बता दिया मास क्या होता है, यानी ये मार्कर जितना पार्टिकल से बना हुआ है उसका मास कहलाएगा। मास सब में होगा, सब कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना हुआ है। सॉलिड भी पार्टिकल से बना हुआ है, लिक्विड भी पार्टिकल से बना हुआ है और गैस भी पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है? पार्टिकल क्लोज होता है, इसमें भी क्लोज पार्टिकल होता है, इसमें थोड़ा सा दूर होता है। इसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पे तीर का निशान दिया हुआ है नीचे, यानी कम होता है, ना के बराबर। इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इस चैप्टर को 1 शॉट में पढ़ा रहा हूं, आप एक बार देखिए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहां से जो क्वेश्चन बनता है ये समझ में आ गया होगा आपको, लिक्विड गैस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 9th क्लास में क्वेश्चन कहां से बनता है? एक क्वेश्चन ये देगा, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और कंडेंसेशन। ये 3 को क्वेश्चन देता है क्लास 9th में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके समझते हैं। देखिए समझिए बात को। यहां पे देखिए ये सॉलिड है, यहां पे तीर का निशान जा रहा है इधर, यानी सॉलिड से अगर डायरेक्ट बन जाए क्या? गैस। ये सॉलिड से ये गैस है, ठीक है, डायरेक्ट बन जाए गैस, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस,
ठीक है। जैसे कि आपके घर में आपको पता ही होगा पूजा वगैरह करते होंगे आप, ठीक है। तो पूजा में आप देखिएगा कपूर यूज होता है पूजा में आरती करने के लिए, ठीक है। तो कपूर को जैसे ही आप जलाइएगा, ठीक है, पान के पत्ता में रख के उसको जलाया जाता है, आरती किया जाता है, तो आप देखिएगा उसमें एक जरा भी कुछ नहीं बचा, यानी उसका राख भी नहीं बचेगा, क्योंकि कपूर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट चल जाता है, गैस बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूर एग्जाम्पल हो जाएगा सब्लिमेशन का, ठीक है। सब्लिमेशन समझ में आया, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, सॉलिड को जला दिया जाए डायरेक्ट बन जाए गैस, तो क्या कुछ का एग्जाम्पल हो जाएगा, सब्लिमेशन का। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन। ये अब ये क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड, डायरेक्ट गैस से क्या बन जा रहा है, सॉलिड। गैस से सॉलिड क्या बनेगा, देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। फ्रॉस्ट समझते हैं? फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी टूवी में, जो पहाड़ी इलाके में क्या होता है कि पत्ता में जो होता है देखिएगा बर्फ जम जाता है, तो वो हवा से ही क्या करता है, पत्ता के अंदर क्या होता है, नमी क्या करता है, ठंड के कारण बर्फ जम जाता है। डायरेक्ट गैस से वो बर्फ पत्ता के ऊपर में देखे होंगे जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो वो किसका एग्जाम्पल है, डिपोजिशन का। समझ में आ रहा है? सब्लिमेशन का सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सॉलिड से गैस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कपूर। कपूर को क्या बोलते हैं, कैम्फर। क्या बोलते हैं कपूर को, कैम्फर। कपूर को बोलते हैं कैम्फर, ठीक है। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फर। क्लियर है यहां तक? और डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रोस्ट, यानी क्या कहता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, आगे में क्या है, कंडेंसेशन। अब ये पे क्या है, गैस से डायरेक्ट लिक्विड, तो सिंपल है यार। पानी को अब देखिए, गैस है पानी, यानी अगर आप पानी को उबाल दिए, ठीक है, पानी को उबाल रहे हैं, वो भाप बन के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे एक सस्पेन ले लीजिए, सस्पेन के ऊपर में एक बर्तन रख दीजिए, तो देखिए गैस उड़ा, मगर डायरेक्ट फिर बूंद बूंद जम जाएगा, वो पक्के से बन जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। कंडेंसेशन का एग्जांपल है। वही पानी फिर एग्जांपल किसका है, वो इवेपोरेशन का, यानी डायरेक्ट लिक्विड क्या होता है, गैस में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका भी संबंध समझ गया, दोनों का क्या होगा, वाटर को जब गर्म किया जाएगा तो इवेपोरेशन होगा, जब उसके ऊपर में कोई प्लेट रख दिया जाएगा तो, और वो वेपर क्या होगा, धीरे 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 बूंद में बदलेगा, क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड। ठीक है, यहां पर 3 को एग्जाम में पूछता है। पहला सब्लिमेशन, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल कैम्फर। कैम्फर का मतलब क्या होता है, कपूर। क्या होता है कैम्फर का मतलब, कपूर होता है। ठीक है, दूसरा फ्रोस्ट का मतलब मैं आपको बता ही दिया, जो पत्ता में जम जाता है। ठीक है, उसका कंडेंसेशन समझ में आ गया, इवेपोरेशन। क्लियर है? उसके बाद क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आपको पता ही होगा, बर्फ को जो है जमा दिया जाता है, उसको फ्रीजिंग बोला जाता है। मेल्टिंग, यानी जब किसी भी चीज का, देखिए हर एक चीज का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको पता होगा तो लोहा क्या कहता है, ज्यादा टेम्परेचर में लोहा को गर्म किया जाएगा तब गलेगा, और किसी और मेटल को गर्म करने, मेल्टिंग करने के लिए उसका अलग टेम्परेचर होता है। यानी सब जितना भी मेटल है सबका अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है, यानी सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। मेल्टिंग समझ में आया, यानी सॉलिड रहता है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी मेटल को गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या, लिक्विड से क्या बना रहे हैं, लिक्विड से बना रहे हैं सॉलिड। इसका एग्जांपल आप पानी का भी ले सकते हैं या फिर मोम का भी ले सकते हैं। मोम लिक्विड, गरम मोम को आप डाल दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा क्या, सॉलिड में। क्लियर है? समझ में आया बात? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सब्लिमेशन समझ में आ गया, फ्यूजन हो गया, मेल्टिंग मेल्टिंग सीख है, वेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन समझ में आ ही रहा होगा। इवेपोरेशन यहाँ पे देखिए समुद्र से ऊपर जा रहा है भाप बनकर। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, यहां बात को समझिए। भाप जब ये बन के जाएगा ऊपर तो वहां पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जहां पर पानी का बूंद जहां पर रहेगा नीचे में घट जाएगा, मगर ऊपर में ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जहां भी पानी का बूंद, यानी हवा में अगर पानी मिक्स है
तो वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। जैसे बरसात होता है, बरसात होने के जस्ट बाद जैसे ही बरसात खत्म हुआ तो हवा में क्या होता है, पानी का जो बूंद होता है, ठीक है, उसमें से छोटा छोटा कण हवा में मिला हुआ रहता है। इसलिए आप देखिएगा बरसात होने के बाद एक ठंडा 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 मौसम होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है और वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, कूलिंग इफेक्ट को समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कूलिंग इफेक्ट होता क्या है। देखिए बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। कूलिंग, कोई भी चीज ठंडा कैसे होता है इसको समझ लीजिए, अब सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाइए हो कैसे रहा है। देखिए मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी, गर्म पानी डाल रहे हैं, ठीक है, गर्म पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल दिए गिलास में। अब देखिए ये गर्म पानी क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा क्यों होगा? क्योंकि ये गर्म पानी क्या होगा, हीट एनर्जी चारों बगल फेंकेगा अपने से। बात समझ में आ रहा है? निकलेगा इससे हीट एनर्जी चारों बगल। अब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो एयर करेगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एयर का मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल इस हीट एनर्जी को लेगा। अब सिंपल सी बात समझिए, देखिए आप गिलास हाथ में पकड़े हुए हैं, गर्म गिलास है, मान लीजिए थोड़ा सा मीडियम गर्म है, अब उसको हाथ में पकड़िएगा तो उसका हीट एनर्जी, गिलास का हीट एनर्जी आपके हाथ में जाएगा और आपका हाथ गर्म हो जाएगा। और गिलास का, मान लीजिए आप चाय, जैसे मैं चाय, मान लीजिए चाय पकड़ा हूं, चाय गिलास में है और गिलास को पकड़ा हूं, ठीक है, अब वो चाय धीरे धीरे ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है कहां, मेरे हाथ में। समझ में आ रहा है? तो इसका जो गिलास जब हम लोग गर्म करके रखते हैं तो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल के थ्रू कहां ट्रांसफर हो रहा है, एयर में ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरह आप देखे होंगे कि मार्केट में ये बिकता है, मिल्टन का ये बिकता है, जिसमें पानी गर्म रहता है, ठीक है, बोतल, मिल्टन का बोतल बिकता है। इसमें बहुत देर पानी गर्म रहता है, पानी को या फिर चाय को आप रखिएगा तो बहुत देर गर्म रहता है। क्यों रहता है, समझिए बात को। इसमें क्या होता है, ऐसे अंदर से खाली रहता है, ये ऐसे बना हुआ रहता है, अंदर से एक नया दूसरा मेटल का भी सीट लगा हुआ था, और ये बीच वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग, यहां पर कुछ नहीं होता, यानी यहां पर होता है वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब यहां पर ना ही हवा है ना ही मॉलिक्यूल है, यानी कुछ नहीं, पूरा कुछ भी है नहीं है। इस जगह में कोई भी हवा नहीं है, जहां पे हवा नहीं है उसको बोलता है वैक्यूम बुलाया था। बात समझ आ रहा है? तो ये जो बोतल है, बोतल के ये बगल में स्पेस रहता है, यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं है, यानी कोई मॉलिक्यूल नहीं रहता। अब अगर पानी, मान लीजिए जैसे पानी आया, ठीक है, मान लीजिए जैसे पानी डाला गया, इस बोतल में पानी डाला गया, यहां तक पानी डाल दिया गया। अब बताइए ये पानी निकलेगा कैसे? नहीं निकल पाएगा। क्यों? कहे कि यहां पर ये जो गैप है, इस गैप में मॉलिक्यूल है ही नहीं जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए यहां पर पानी का बोतल बहुत देर के बाद ठंडा होता है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा जो हीट एनर्जी है ऊपर से निकलता है, ताकि यहां पर ऊपर में ढक्कन, वहां पर वैक्यूम नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आया कि पानी का बोतल में पानी गर्म क्यों रहता है? क्या है? क्योंकि उसके बगल में जो स्पेस होता है उसमें वैक्यूम होता है। वैक्यूम होने के कारण वहां पर मॉलिक्यूल है नहीं, मॉलिक्यूल है नहीं तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करेगा। हीट एनर्जी ऑब्जर्व नहीं होगा तो फिर कोई भी सामान ठंडा कैसे होगा? पानी यहाँ पे गर्म गिलास को रखे, ये क्या क्या हीट एनर्जी ट्रांसफर किया एयर में, जो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को। समझ में आ रहा है? तो ये पानी धीरे ठंडा हो जाएगा, ताकि ये मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। या फिर किसी गिलास को हम लोग लिए, या फिर बर्फ को हम लोग ऐसे पकड़े हाथ में, बर्फ हम हाथ में पकड़ने से बर्फ गल जाएगा। क्यों गलेगा? कि बर्फ क्या करे, हम लोग अपना हाथ, बर्फ तो हम लोग का ठंडा है, हम लोग अपने हाथ का जो हीट एनर्जी है बर्फ में देंगे, बात समझ रहा? तो बर्फ धीरे धीरे गर्म होगा तो ठंडा हो जाएगा। इसलिए समझ में आ रहा? यानी हाथ का हीट एनर्जी कहां जाएगा? बर्फ में जाएगा। तो अगर बर्फ में हीट एनर्जी डाला जा रहा है तो गलेगा कि नहीं गलेगा? समझ में आ रहा है? अब सिंपल सी बात है, कूलिंग इफेक्ट, समझिए बात को। यहां तक समझ में आया? अब मान लीजिए क्या कहता है, वातावरण में अगर मॉलिक्यूल पानी का ज्यादा है, ठीक है, पानी का ज्यादा है, ठीक है,
वाटर मॉलिक्यूल एयर में ज्यादा फैल गया है। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फैल गया है तो सिंपल सी बात है, हीट एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। वहां का मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा क्यों? ताकि वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा, वाटर क्या करेगा, हीट एनर्जी को, हवा की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वाटर, इसलिए वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि हो कैसे रहा है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट वेपराइजेशन। अब ये सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है। यहां पर देखिए 1 kg लिक्विड टू गैस, दूसरा में क्या है, एक यहां पे केजी नहीं होगा, या लीटर होगा। 1 लीटर लिक्विड ऑफ टू गैस, 1 kg सॉलिड टू लिक्विड। अब समझिए, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू गैस, यानी 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम उसी तरह 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए 1 kg लोहा है, लोहा को हम लोग गला रहे हैं, यानी मेल्टिंग कर रहे हैं, तो उस लोहा को गलाने में कुछ ना कुछ हीट लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, हीट एनर्जी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास वैक्स है, या फिर वही मतलब मोम है, मान लीजिए आपके पास मोमबत्ती समझते हैं ना, मोम है आपके पास 1 kg। अब मोम को हम लोग को क्या करना है, मेल्ट करना है, लिक्विड में बदलना है, तो उसके लिए एनर्जी जरूरत पड़ेगा, हीट का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए जितना हीट का जरूरत पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट द मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। The heat energy required to convert 1 liter of liquid to gas at the atmospheric pressure at its boiling point, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? आगे सिंपल सी बात लिखा हुआ है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी और वॉल्यूम में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, पार्टिकल को बुलाता है मेनली डेंसिटी, अब वॉल्यूम बुलाता है जो जगह है, स्पेस को। देखिए डेंसिटी क्या है, द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी मीटर क्यूब, ये क्यूब होगा पर में, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं, आपको एक बात, इस जगह पर एक बात समझ लीजिए, इस जगह पर जो काम देगा आपको, बहुत ज्यादा काम देगा। समझिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग लिखे केजी बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखिए, मान लीजिए हम लोग नंबर लिखे 2 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। अब अगर इस बाय वाला नंबर को हम लोग सीरीज में लिखेंगे, सीरीज में, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 गुना 3, और ये नंबर ऊपर जाएगा, ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर माइनस में बदल जाएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2/3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 गुना 3 पर पावर -2। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखा हुआ है केजी, अब देखिए -3 लिखा हुआ ऊपर में, तो इसका मतलब कैसे लिखा हुआ है, ये केजी मीटर क्यूब। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, केजी। यहां पे देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, केजी एम, ये -क्यू। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? यहां तक समझ में आ रहा है? यह छोटा छोटा बात लिखा हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है, एक गिलास है, मान लीजिए गिलास में जितना जगह है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। डेंसिटी क्या होता है, जो कोई गिलास है, मान लीजिए गिलास में पानी जो है, मान लीजिए कोई गिलास में पानी भर दिए, जितना स्पेस छेद रहा है वो तो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। मगर
मॉलिक्यूल का संख्या अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल का संख्या कम है डेंसिटी कम हो जाएगा। समझिए, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ सिंपल बात में, डेंसिटी में अंतर। देखिए, ये 2 गिलास हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। हम लोग 2 गिलास ले रहे हैं, ठीक है। एक में हम लोग सिर्फ डालें क्या, वाटर, इसमें लोग डाल दिए वाटर, यहां भी वाटर, इस वाटर में जगह जगह छेक रहा है, इसमें भी वही जगह छेक रहा है, सेम, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है। मान लीजिए एक केजी 1 लीटर का गिलास है, ठीक है। मान लीजिए 1 लीटर गिलास है, इसमें भी 1 लीटर पानी हट रहा है, इसमें भी 1 लीटर पानी हट रहा है, और दोनों वाटर है सिर्फ, ठीक है। दोनों क्या है, वाटर है। समझिएगा मेरा बात को सही से, ठीक है। ये भी वाटर है, और ये जो है 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है, ठीक है। 1 लीटर का बॉल ले लिया, फिर गिलास कुछ भी ले लिए, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। दोनों का वॉल्यूम यहां पर, ये वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि दोनों का जगह उतना ही छेक रहा है। समझ में आ रहा है। मगर अगर इस वाटर में हम ऐड कर दे शुगर, ठीक है, शुगर ऐड कर दे, ध्यान से समझिएगा। इस वाटर में हम लोग क्या किए, शुगर ऐड कर दी, यानी चीनी को ऐड कर दिए। अब कंडीशन क्या होगा, यहां पे कंडीशन बदल जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रह जाएगा, यानी जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम इसका, वॉल्यूम सेम रहेगा। बदलेगा क्या, बदलेगा क्या, तो डेंसिटी बदल जाएगा। इसका डेंसिटी अलग होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें शुगर हम लोग मिला दिए हैं। शुगर क्या होगा, वाटर का जो बीच में जगह है उसमें जाकर फिल हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका डेंसिटी जस के तस रह जाएगा, यानी यूं ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, क्या कहता है, मिठाई का जो रस होता है उसमें डेंसिटी गाढ़ा हो जाता है, वो शुगर मिलाने से डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी का मतलब समझ में आया, यानी मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ जाना, यानी डेंसिटी बढ़ गया। क्लियर है, कि समझ में आ रहा है दोस्तों। बस इतना ही इसमें चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 ml, सबसे नॉर्मल सी बात है, आप लोग जान ही रहे होंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं, एक और बात मैं नहीं बताया, क्यूब वाला। एक बात याद ही रख लीजिएगा, ठीक है, एक बात याद ही रख लीजिएगा, जितना भी वॉल्यूम होता है सब क्यूब में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, क्यूब में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है क्यूब में, उसको भी देख लीजिए, मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, हम लोग मान लीजिए क्यूबॉइड बना दिए, क्या बनाए, ऐसा क्यूब बन गया, ये क्यूबॉइड। मान लीजिए क्यूबे बना दिए, क्या बनाए, क्यूब बना दिए। ये इसमें 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो साइड क्यूब होता है वॉल्यूम। क्यूब, क्यूबॉइड क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी S गुना S गुना S। अब देखिए, 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, 5 से 5 गुना होगा, 5 से 5 गुना हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा, 125। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है। तो जितना भी वॉल्यूम होगा सब क्या होगा, क्यूब में होगा। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, समझ में आया। और दोस्तों, ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। और ये वीडियो को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।